शाहीन शाहिद का पाक कनेक्शन आया सामने। मसूद अजहर के भाई से निकला कनेक्शन। पुलवामा अटैक के बाद से ही बना रही थी दिल्ली ब्लास्ट की योजना। पांचवें दिन भी जांच एजेंसियों की जम्मू कश्मीर में छापेमारी। अब तक 60 डॉक्टरों से हुई पूछताछ। उमर के 2 भाई, 6 डॉक्टर और 4 अन्य गिरफ्तार। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले पटना में पोस्टर वॉर। नीतीश को बताया गया टाइगर अभी जिंदा है। आरजेडी बोली असली टाइगर तेजस्वी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाई गई प्रदर्शनी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में सीएम आवास पर गुरुवार को जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आमजनों से मुलाकात की और लोगों ने सीएम को अपनी व्यथा सुनाई और मौके पर ही कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं कार्यक्रम के बाद जन दर्शन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद जन दर्शन का आयोजन हुआ। बता दें, इस बार जन दर्शन में 915 आवेदन प्राप्त हुए हैं। काफी अंतराल के बाद आज सीएम हाउस में जनदर्शन का आयोजन था, लेकिन इसके पहले सुशासन तिहार के माध्यम से हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जनता के बीच में गए थे, उनकी समस्याओं को सुने थे और 40 लाख समस्याएं आवेदन के रूप में उनके आए थे। उसका निराकरण भी हमारे अधिकारियों ने 1 महीना समय लगाकर किया था, मेहनत करके, और करीब करीब 100% समस्याओं का समाधान भी किए थे। और आज काफी अंतराल के बाद जनदर्शन का आयोजन किए थे, तो आज कुल 915 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें ज्यादातर शिक्षानुदान और आर्थिक सहायता से थे। निर्माण कार्य, स्थानांतरण, राजस्व विभाग के मामले और प्रधानमंत्री आवास, इतने विषय के 915 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें काफी जो तत्काल समाधान करने लायक था उसका समाधान भी किए। आज 4 व्हील चेयर जरूरतमंद लोगों को दिए, 2 वॉकर दिए, एक पिंटू राम साहू को दिव्यांग रग्बी प्लेयर के लिए 90,000 रुपए का चेक दिए, वो स्वयं वो खरीद लेगा। उसी तरह से शिव कुमार निराला जो बहुत अच्छा मतलब नक्शा बना के दिए हैं, उसमें संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, ये सब को उन्होंने दर्शाया है, तो उनको 5100 रुपए का चेक दिए हैं। और आज हियरिंग मशीन 5 लोगों को यहाँ पर इस जनदर्शन में दिए हैं। तो इस तरह से जो त्वरित निदान हो सकता था वो त्वरित निदान भी प्रयास किए हैं। बाकी जो एप्लीकेशन आए हैं उन पर कार्रवाई होगी। पहले भी जनदर्शन हुए हैं, तो जो तत्काल में निपटने वाले थे उनको निपटाए हैं और आज दोबारा भी उनका आगमन हुआ है। अच्छी बात है, सब आशा लगा के आते हैं। हाँ, 18 नवंबर को पुराने विधानसभा भवन में माननीय अध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया है 1 दिन के लिए, और 1 दिन का सत्र चलेगा और उसके बाद अगला सत्र नए विधानसभा में चलेगा। बहुत अच्छी स्थिति है और कल मतगणना होने वाला है। निश्चित रूप से एनडीए को भारी सफलता मिलेगी, एनडीए की वहां पर सरकार बनेगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है। 15 नवंबर से धान खरीदी होने वाला है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, किसानों का धान अच्छे से खरीदेंगे।
उधर रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों की बैठक को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीजेपी में लगातार अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं का कार्यालय आना जाना सामान्य बात है। कांग्रेस की निगरानी समिति की बैठक पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को न संविधान पर भरोसा है, न संस्थाओं पर भरोसा है, तो सिर्फ एक परिवार पर। धान खरीदी पर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को झूठा बताते हुए अरुण साव ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी है और निर्धारित तिथि पर खरीदी सुचारू रूप से होगी। वेंडर लाइसेंस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पुराना प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य किसी पर बोझ डालना नहीं, बल्कि व्यवस्था सुनिश्चित करना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का केंद्र होता है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकार के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नेता हैं, उनका कार्यालय आना जाना होता है और सामान्य रूप से सभी कार्यकर्ता आते जाते हैं। उसी तरह का ये हिस्सा है। ये कांग्रेस एसआईआर की आज बैठक रखी गई है, लेकिन इससे पहले ये लोग चुनाव आयोग जाकर वहां पे ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को न संविधान पर भरोसा है, न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। भरोसा है तो केवल एक परिवार पर और उस परिवार के आदेशों पर। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता रहा है और एसआईआर को लेकर प्रश्न खड़ा करके कांग्रेस पार्टी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने जनाधार पर ही प्रश्न चिन्ह। और इसी एक खबर पर आगे की जानकारी के लिए शुभम वर्मा इस वक्त स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। शुभम, आज जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, किस तरह से इस बैठक में मंत्रियों को क्या कुछ निर्देश मिले? जी नीतू जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल शाम को अचानक मंत्रियों की जो बैठक हुई है, उस पर काफी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा हुई है। हालांकि जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसे एक सामान्य बैठक बताया था। हालांकि इस पूरे जो बैठक में जो है आगामी जो सत्र आने वाले हैं, खासकर एक दिन का जो सत्र रखा गया है 18 तारीख को, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ किसानों का जो धान खरीदी होने वाला है, 15 तारीख से किसानों का धान खरीदी किया जाएगा, और उस पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेके बैठक की गई है। इसके अलावा जो बिजली बिल की जो बात आ रही है, जो काफी विपक्ष ने बिजली बिल के मामले पे राज्य सरकार को घेरा है, उस पे एक ड्राफ्ट किया गया है कि बहुत ही जल्द बिजली बिल से लोगों को थोड़ी राहत दी जाएगी और बिजली बिल कुछ यूनिट तक मुक्त किया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेके मंत्रिमंडल में कल एक बैठक हुई है, गुप्त बैठक हुई है। हालांकि इस पूरी बैठक के जानकारी मीडिया को भी देर रात तक पता चली थी और इसी पूरी मुद्दे को लेके ये बैठक रखी गई थी। कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया इस बैठक में? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को घेरते आ रही है, चाहे वो एसआईआर पर हो, चाहे वो बिजली बिल हाफ हो, या चाहे जो किसानों का जो धान खरीदी है उसकी लेट लतीफी पे हो। आपको बताना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट करके अपने सोशल हैंडल पे कहा था कि जो धान खरीदी का जो समय है वो 15 नवंबर रखा गया है, जो काफी लेट है। इससे धान खरीद जो है काट के जो किसान है उनको रखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, उन्होंने बताया कि जो व्यवस्थाएं की गई है उस पे न रख रखाव कोई प्रॉब्लम आएगा, ना ही किसी जो लंबी जो प्रक्रिया होती है उस पे कोई प्रभाव आएगा। तो जिस तरह से जो राज्य सरकार को घेरने का काम जो कांग्रेस कर रही है, उसके काउंटर पे ये बैठक रखी गई थी और बताया गया था कि किस तरह से जो धान खरीदी की जो व्यवस्था है उसको बनाई रखी जाएगी। साथ ही साथ एसआईआर पे भी जो चर्चा की गई है कि किस तरह से जो बीएलओज हैं वो घर घर जा रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस इस एसआईआर को भी मुद्दा बना के कार्य कर रही है। उस पे भी एक काउंटर होगा, जिसपे जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया था कि जो कांग्रेस है वो ना ही सरकारी जो संस्थाओं पे भरोसा करती है, ना सरकारी कानून और संविधान पे भरोसा करती है। तो निश्चित तौर पे जो राज्य सरकार है वो लोगों के प्रति सचेत है, संविधान के प्रति सचेत है और जो जनहित पे होगा उसकी कार्य किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। रायपुर में राज्यपाल रमीन डेका कलिंगा विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि अनुशासन और समय का पालन करने वाले विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में पूर्ण विराम नहीं होता, इसीलिए सभी को अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए। गिरकर हार ना माने बल्कि उठकर आगे बढ़ते रहे। तो पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी, छात्रों को सम्मानित किया, उपाधि और पदक भी प्राप्त हुआ। यहां पर स्टूडेंट्स को तस्वीरें देख सकते हैं। ये पंचम दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की तस्वीर, जहां राज्यपाल की मौजूदगी देखने को मिल रही थी। रायपुर से ये तस्वीर सामने आई है। यहां वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है। तो कलिंगा यूनिवर्सिटी में पंचम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। तमाम गणमान्य यहां पर मौजूद रहे। ऐसे में जो स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में मौजूद थे, अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। तो रायपुर से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पदक प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना, शुभकामनाएं दी गई। ये पंचम दीक्षांत समारोह था कलिंगा यूनिवर्सिटी का। और विद्यार्थियों को ये बधाई दी गई है। आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राज्यपाल ने इन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पापा राव की पत्नी उर्मिला मुठभेड़ में ढेर हो चुकी है। मुठभेड़ में मदेड़ कमेटी इंचार्ज भी ढेर हो गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मिल रही है, जहां नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने मौके से 6 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में मोस्ट वांटेड कमांडर पापा राव की पत्नी उर्मिला और मदेड़ एरिया कमेटी इंचार्ज बुच्चन्ना भी शामिल है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि अन्य छिपे हुए नक्सलियों का पता लगाया जा सके। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की, माओवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 6 नक्सली ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच ये मुठभेड़, इनके शव बरामद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, मुठभेड़ में मदेड़ कमेटी का इंचार्ज भी ढेर हो चुका है। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में जो माओवादी छिपे हुए हैं उनको ढूंढने की कार्रवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस ने एक बड़े ठगी कांड का खुलासा किया है, जहां कुसमी थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया, जो खुद को डीएसपी बताकर लोगों से नौकरी का झांसा दे रहा था। बता दें, आरोपी संतोष कुमार पटेल ने कुसमी क्षेत्र की एक महिला से उसके 2 बेटों को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 72 लाख रुपए ऐंठ लिए। वहीं इस मामले में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। तो बलरामपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 72 लाख की ठगी का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। नौकरी का झांसा देकर महिला से 72 लाख रुपए ठगे थे और इस मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही उसको पकड़ा है, यानी कि डिजिटली सबूत बरामद किए गए। पुलिस की तरफ से मामले की जांच चल रही है और यहाँ तक कि पूछताछ में ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस आरोपी के अलावा इसके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली पुलिस ने थाना फास्टरपुर के कुख्यात सट्टा खाईवाल योगेंद्र शर्मा के लिए इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि आरोपी की जानकारी देने या पकड़वाने में मदद करने वालों को 1000 नगद इनाम दिया जाएगा। बता दें कि प्रशासन जिले में सट्टा रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। उधर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने भारत की स्वतंत्रता और जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। नेताम ने कहा कि राज्य सरकार बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलते हुए जनजातीय समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है और प्रदेश का भी ये कहना चाहिए कि ऐतिहासिक क्षण जो है मिलने वाला है, जब देश के हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो जनजाति समाज की हमारी बेटी हैं, उनका आगमन सरगुजा मां महामाया की नगरी पर वहां हो करके और जनजाति वर्ग को एक संदेश देंगे कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजातियों के लिए जिस प्रकार से एक से कल्याणकारी योजना उन्होंने चलाया, उसका जो परिवर्तनकारी जो रिजल्ट अब दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसका भी हम वहां पे जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 11 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। इनमें 2 बड़े इनामी नेतृत्व भी शामिल थे। कुल इनाम राशि लगभग 27 लाख रुपए बताई गई। बुचन्ना दक्षिण बस्तर का सक्रिय योजनाकार था, जबकि उर्मिला रसद और आपूर्ति व्यवस्था संभालती थी। इस दौरान बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी नागर ने कहा कि पिछले 20 महीनों में 202 माओवादी ढेर किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान हथियार और सामग्री भी बरामद की गई, जबकि आसपास के इलाकों में तलाशी भी चल रही है। इसमें जो कन्ना और बुचन्ना जो है मध्य एरिया कमेटी का जो इंचार्ज था, वो काफ़ी लंबे समय से अर्बन नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था और जो इस क्षेत्र में पूरा सप्लाईज का काम देखना हो या फिर उगाही का काम, पैसे उगाही का काम हो, इसी के द्वारा किया जा रहा था, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी अब इसका असर पड़ेगा और इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। उसमें दस्तावेज भी हमें मिले हैं, इसमें आगे का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक उसी प्रकार जो उर्मिला थी, जो पापाराव की पत्नी, जो सचिव पामेड़ एरिया कमेटी की थी, आपको पता होगा कि पामेड़ एरिया कमेटी सबसे हिंसात्मक एरिया कमेटी में आता है। इस क्षेत्र से अगर सचिव एलिमिनेट हुई है तो उस पर काफ़ी उस क्षेत्र में भी असर पड़ेगा। बटालियन की जो सप्लाईज हैं या बटालियन के जो राजनीतिक तरीके से जो उनको सपोर्ट मिलता था या फिर ग्रामीणों को सपोर्ट मिलता था, तो वो सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा और जितने भी लॉजिस्टिक सप्लाई उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। 20 महीने में 202 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई। हमारा मेन जो ऑपरेशनल थिएटर जिला बीजापुर और जिला नारायणपुर का बुजुमान एरिया है, जहाँ पर माओवादी उधर के जो भौगोलिक परिस्थिति को, अन्य जितना भी सर्कमस्टेंस को का लाभ उठाकर अपना एक आधार क्षेत्र के रूप में, अपना एक हाइडआउट के रूप में इसको लगातार इस्तेमाल करते आ रहे थे। उन इलाका में भी विगत 2 वर्षों में हमारा विशेष फोकस रहा, जिसके परिणाम जिला बीजापुर में इस अवधि में 202 माओवादी कैडर के डेड बॉडी और नारायणपुर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो टॉप लीडरशिप से लेकर अन्य माओवादी कैडर के डेड बॉडी। छत्तीसगढ़ के लखनपुर में झोलाछाप डॉक्टरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सड़क पर स्थित एक वेल्डिंग दुकान को अस्पताल बना दिया गया, जहां दुकानदार ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों को स्लाइन चढ़ाई जा रही है और गंभीर बीमारियों का इलाज भी बिना योग्यता वाले डॉक्टर कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध क्लिनिक क्षेत्रीय विधायक के आवास के पास ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि नेताओं के दबाव के चलते अधिकारी वापस लौट जाते हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बड़ी खबर इस वक्त की 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें 61 करोड़ 20 लाख की संपत्ति ईडी ने कुर्क की है। 364 जमीनें, मकान, बैंक एफडी ईडी के कब्जे में है। भूपेश बघेल ने राजनीतिक बदले का आरोप लगाया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी ने 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इसमें 364 जमीनें शामिल हैं, मकान और बैंक एफडी भी शामिल है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसमें ईडी का दावा है कि लाइसेंसिंग से लेकर सप्लाई लाइन तक गड़बड़ियां हुई हैं और इन पैसों से संपत्ति खरीदी गई। भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक बदले का आरोप बताया, जबकि बीजेपी ने पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। तो भूपेश बघेल जिन्होंने राजनीतिक बदले का आरोप लगाया, उनके बेटे पर शराब घोटाले के मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है। 61 करोड़ से ज्यादा का आरोप और संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें 364 मकान, जमीन है। इसके अलावा 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया है। भूपेश बघेल के बेटे पर यह आरोप लगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।